अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, उससे भारत को क्या फायदा होगा? और ईरान और अमेरिका के समझौते में पाकिस्तान की जो भूमिका थी, दुनिया की पंचायती में जो पाकिस्तान का रोल बढ़ा है, वो क्या भारत के लिए कोई चैलेंज है? इन दो बातों को आज सबसे महत्वपूर्ण समझने की कोशिश करेंगे। समझौते से भारत को क्या फायदा होगा? इसका मायने यह है कि जो क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, एलपीजी है, उसकी सप्लाई है, खाद बीज की सप्लाई है, फर्टिलाइजर सप्लाई है, वो भारत की कितनी बढ़ेगी? क्योंकि दुनिया में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों रूप में भारत के लिए जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया था तो महत्वपूर्ण था, क्योंकि इंडिया अपना 45% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास से होते हुए लाता है। दूसरा, एलएनजी वहां से आती है, एलपीजी बड़ी मात्रा में वहां पर से आती है। दुनिया के अंदर इंपोर्टर के तौर पर हम देखते हैं तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, एलएनजी में दूसरे नंबर पर है, एलपीजी में चौथे नंबर पर है। और यही नहीं, हम जब क्रूड ऑयल बाहर से लाते हैं और यहां से जो हमारा अपना क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है उसको जो रिफाइन करते हैं, हमारी जो रिफाइनर की कैपेसिटी है उसमें भी हम दुनिया में चौथे नंबर पर है। और फिर रिफाइन करके तेल दूसरों को बेचने में भी हम दुनिया में पांचवें नंबर पर है। सिर्फ दुनिया के 4 देश ही है जो एक्सपोर्ट करने में भी हमसे आगे हैं। हाँ, ये सही बात है कि हम सारा का सारा एक्सपोर्ट यहीं के प्रोडक्शन का नहीं करते हैं। कुछ हम दूसरे देशों का क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल लाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और फिर पेट्रोल, डीजल अलग अलग फॉर्मेट में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी ईरान वाले उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से जाता था। अब भारत को क्या फायदा हुआ उसको समझने से पहले इस मैप के जरिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को समझिए। ये भारत है, ये इंडिया का नक्शा है, ये आपको भारत दिख रहा है। उसके बाद में ये जो नीला नीला दिख रहा है ये सब समंदर है। इस समंदर के बाद में होते हुए ये ईरान का नक्शा है, ये ईरान का है। और ईरान के पास में जो ये समंदर के अंदर ब्लू कलर का एक कट होते हुए वापस जो इधर अरब सागर, ये वाला पूरा अरब सागर है, अरब सागर में जो एंट्री का ये जो कट पॉइंट है, इस कट पॉइंट का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। तो भारत अपना जो कच्चा तेल ज्यादातर मंगाता था, वो कहां कहां से मंगाता था? इंडिया सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगाता था, अगर आज की तारीख की बात करें तो एक तो इराक से मंगाता था। तो अगर इराक से मंगाएगा तो भी इसी समुद्री रास्ते से होते हुए इंडिया तेल आना है। दूसरे, सऊदी अरब से मंगाता था, तो सऊदी अरब की सीमा भी इसी पर्शियन गल्फ से लगती है और पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए ही अरब सागर से जोड़ा जा सकता है, तो वो भी इसी रास्ते से। तीसरे नंबर पर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां से तेल आता था तो वो भी अरब सागर से होते हुए ही इंडिया तक आ सकता था। और ओमान, ओमान जिसकी बाउंड्री अगर इधर देखें तो यहां तो सीधे अरब सागर में खुल रही है, लेकिन कनेक्ट हो रही है, कहने का मतलब है पर्शियन गल्फ की जरूरत नहीं है, लेकिन ओमान की सीमा यहां तक है, तो यहां से उसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जरूरत पड़ती है। लिहाजा इंडिया जहां से क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा मंगाता था, इराक, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, इन सब के लिए हमारे लिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जो हम हमारी गुजरात की इन रिफाइनरियों में जो ऑयल रिफाइन होकर के जो आगे के इन कंट्रीज की और जो सप्लाई होता था, उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता था। तो पहला तो इंडिया को फायदा यह हुआ है कि वो इंडिया जो 45% ऑफ क्रूड ऑयल दुनिया से इंपोर्ट करता है, इसके अलावा 50% हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं और 90% एलपीजी गैस है वो भी हम दुनिया में इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से मंगा करके हमको अपने लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता है ये खुलने से पहला फायदा तो ये हो गया है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि अगर देखिए, हम जब इराक से पहले तेल बहुत ज्यादा खरीदा करते थे, लेकिन 2006 में इसी अमेरिका की प्रॉब्लम, तो हर जगह अमेरिका ही बनाता है दुनिया में, उसका काम यही है दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करो ताकि खुद की प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो जब इराक के ऊपर अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन उसमें यहां का शासक था और उनके ऊपर हमला किया था और इराक के रास्ते हमारे क्रूड ऑयल लाना मुश्किल हो गया था, तब हमने क्रूड ऑयल की संभावनाओं को ईरान पर बढ़ाया था। ये ईरान है। अब आप ईरान की सीमा को देखिए, ये इंडिया है, बीच में ये पाकिस्तान की ये समुद्री सीमा है, ऊपर ये पाकिस्तान है और उसके जस्ट बाद में ईरान की सीमा पड़ जाती है। एक यहां पर पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। तो चीन क्या करता था, इधर सी पैक के जरिए पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर पोर्ट से यहां समुद्री रास्ते से जुड़ता था और सीधा आगे के पूरे मार्केट को कनेक्ट करता था। इसको मैं नक्शा थोड़ा जूम आउट करके समझाता हूं। देखिए, एक ये चाइना है, चाइना को अगर इधर यूरोपियन कंट्रीज से इनसे जुड़ना है तो क्या होता था,
कि इस समुद्री रास्ते से होते हुए या तो ये गल्फ, ये ओमान के नीचे वाली, सॉरी यमन के नीचे वाले पर्शियन गल्फ से होकर के गल्फ ऑफ, सॉरी रेड सी, ये रेड सी के रास्ते से जाएगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए इधर आगे कनेक्ट होना। अब चाइना या तो पूरा का पूरा यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ इधर आए, दूसरा चाइना ने शॉर्टकट क्या निकाला था कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान के साथ अंदर एक रूट बनाया, यहां एक ग्वादर पोर्ट था, उस ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट हुआ और उसके बाद सीधा इस रूट। तो सोचो इतना घूम के आना और सीधा यहां। तो चाइना की इस रास्ते में बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए, अब दूसरी चीज, ये ग्वादर पोर्ट यहां था पाकिस्तान वाला, इंडिया ने उसके पास ईरान का चाहबार पोर्ट था जो डेवलप करना शुरू किया था। तो ईरान की भारत के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंसी बढ़ी थी, ईरान से हम क्रूड ऑयल भी खरीदते थे, लेकिन फिर जब अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए तो हमको यहां से भी क्रूड ऑयल खरीदना कम करना पड़ा। तो दो तीन चीजें हैं, एक, ईरान के जो क्रूड ऑयल के जहाज इन समुद्री रास्तों में खड़े हैं उनके लिए सबसे पहले खरीदार के तौर पर इंडिया है, और चूंकि 60 दिन की अमेरिका ने इस टर्म्स के अंदर ईरान के क्रूड ऑयल को भी दुनिया में जाने की छूट दी है, तो भारत के लिए इंपोर्टर के तौर पर ईरान सबसे नजदीक का। हालांकि चैलेंज ये भी है कि जो खरीदार होंगे इंडिया के अंदर, जो रिफाइनरीज होगी, जो अलग अलग कंपनीज होगी या गवर्नमेंट खुद होगी, वो ये भी सोचेगी कि जो पेमेंट का फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, हमारा कहीं पेमेंट डूब नहीं जाए, क्योंकि अभी छूट दी है, ट्रंप का भरोसा कुछ नहीं, अमेरिका का भरोसा कुछ नहीं, 4 दिन बाद ही कह दे 60 दिन की जगह कि हम वापस प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि ईरान हमारी बातों को सही से समझ नहीं रहा है। तो ये चैलेंज भी हो सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर हमारे लिए आसानी ये है कि जो इस सारे इलाके से जो क्रूड ऑयल आना था और फिर जो हमारे यहाँ की रिफाइनरी से क्रूड ऑयल रिफाइन होकर के जाता है वो भी ज्यादातर इसी रास्ते से आगे के देशों में जाता है। जाहिर सी बात है जो ये वाले देश है ये हमसे रिफाइन होकर वापस तेल कम ही खरीदते हैं, तेल जो जाता है ज्यादातर सप्लाई वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाती है। तो पहला ये। दूसरा, पाकिस्तान की इस इलाके में पंचायती बढ़ने से, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता कराया है उससे भारत के लिए क्या चैलेंज बने हैं, यह बड़ा सवाल है। भारत के लिए चैलेंज के तौर पर, मोटे तौर पर, जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट है इसको दोनों तरीके से आंकते हैं। जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि भारत पीछे रह गया, भारत जैसा देश दुनिया के अंदर मध्यस्थता या जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी होती है कि मध्यस्थता के लिए चुना जाता है, आज पाकिस्तान जैसे देश को दुनिया मध्यस्थता के लिए चुन रही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ही डिप्लोमेसी में फंस रहा है। कुछ समय के लिए पाकिस्तान खुश हो सकता है, अमेरिका से पैसे ले सकता है। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले सऊदी अरब के साथ में एक डिफेंस पैक्ट किया था, तभी से यह माना जा रहा था कि मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा। इनके सऊदी अरब के साथ पैक्ट यह था कि अगर सऊदी अरब पर किसी ने अटैक किया तो वो पाकिस्तान पर किया हुआ अटैक माना जाएगा, और पाकिस्तान पर कोई अटैक करता हो तो वो सऊदी अरब पर किया अटैक माना जाएगा। इसके जरिए चूंकि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम है इसलिए सऊदी अरब अपनी सेफ्टी चाहता था, पहली चीज। और जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे हुए तब से यूएई ने, चूंकि इस वाले पूरे रीजन में इन दिनों सऊदी अरब और यूएई दोनों आपस में कॉम्पिटिटर और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी तौर पर बन करके उभरे हैं, तो सऊदी अरब ने भारत के साथ में बहुत ज्यादा रिश्तों को प्रगाढ़ करने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी विदेश यात्रा पर गए हुए थे, आते वक्त सऊदी अरब थोड़ी देर रुक करके फिर लौटे हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली उतने फायदे भी नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका और इनके बीच में जो समझौते में शामिल हुआ है तो उसको पैक्ट पे साइन करने होंगे। साइन करने का मतलब यह है कि जिस इजराइल को पाकिस्तान मान्यता देता ही नहीं था, अगर आप दो पक्षों के बीच हो रहे समझौते पर आप साइन कर रहे हो, इसका मतलब इसको एक पक्ष मान रहे हो, इसको एक देश मान रहे हो, तभी तो आप उस समझौते पर साइन करोगे। ऐसे में मुस्लिम वर्ल्ड की दुनिया में जो इजराइल के दुश्मन देश है वहां पर पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बनेगा डिप्लोमेटिकली। दूसरा, पाकिस्तान भले ही फाइनेंशियली अमेरिका के तौर पर, लेकिन अमेरिका ने खुद ने अपनी जो साल डेढ़ साल पिछले साल समय में क्रेडिबिलिटी गंवाई है दुनिया की पंचायती के अंदर, अब वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर उठाना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज वो इस बात पे बहुत भरोसा करे कि वहां पाकिस्तान बहुत महान है। नहीं, पाकिस्तान पहले से एक्सपोज हो रखा था और इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका भी एक्सपोज हो गया, इसलिए अब अमेरिका किसी को सहारा देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और वो बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, फाइनेंशियली एक बार के लिए पाकिस्तान के लिए जरूर राहत की बात हो सकती है। तो ये था इन दोनों मसलों पर हमारी चर्चा। आपकी इस मसले पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।